हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे लीड रेवेन्यूज़ टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में, जो रिसेंटली अब 10 जून को रिलीज़ होने वाला है। तो उसके बारे में उसकी एग्जिस्टिंग ग्रोथ रेट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं और उसमें इन्वेस्ट करने से प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। लीड रेवेन्यूज़ टेक्नोलॉजी अपने ब्रांड नेम से मार्केट में जानी जाती है और ब्रांड नेम है इसका ज़ाइगो। ये फिलहाल इंडिया की लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर कंपनी है और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है जो बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करती है फ्लाइट, ट्रेन, होटल बुकिंग्स में। और अगर इसके कस्टमर बेस की बात की जाए तो इसका कस्टमर बेस है टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में। और अगर इसके मार्केट शेयर की बात करी जाए तो वो है 52%। ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेन टिकट डिस्ट्रीब्यूटर ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी बन चुकी है आज के टाइम में। और इसका मार्केट शेयर अगर बस बेस्ड फोकस्ड ऐप्स में बात करी जाए तो 12.2% है, जो कि बहुत हाई है। इसकी अब तक की क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की, तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इसका स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है। स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन मतलब इसका सेकंड हाईएस्ट मार्केट शेयर है इन द ऑनलाइन ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ में आफ्टर द मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप के बाद इसका 6.52% का शेयर है मार्केट में। सेकंड इसकी स्ट्रेंथ है हाईएस्ट यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट मीन्स दैट व्हाट इज़ द रिपीटेशन रेट ऑफ योर कस्टमर्स, एंड इसका हाई रिपीटेशन ट्रांजेक्शन रेट है वो जो कि 86% है, विच इज़ वेरी हायर एंड विच इज़ लुकिंग वेरी इंप्रेसिव। बट नाउ वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट द वीकनेसेस ऑफ इट एज वेल। सो इसकी फर्स्ट वीकनेस है रेवेन्यू कंसंट्रेशन। रेवेन्यू कंसंट्रेशन इसका 47% है फ्रॉम द ट्रेन बुकिंग्स, और वो भी डिपेंड करता है एग्रीमेंट्स विद द IRCTC, यानी कि इसने इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट के साथ में एग्रीमेंट्स कर रखे हैं और उसके बिहाफ पे इसका 47% जो रेवेन्यू है वो वहीं से आता है। अगर कल को इसके एग्रीमेंट्स में कुछ भी मिसमैनेजमेंट होता है तो इसके रेवेन्यू जो है वो इसके रिटर्न जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। यानी कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक अच्छी साइन नहीं है, एक ट्रू बेनिफिशियल इंडिकेटर बिल्कुल नहीं है ये। अब सेकंड इसकी वीकनेस की बात करते हैं। इट इज़ अ हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कि जिसकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है वो एक हाईली प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं माना जाता है। और इसकी हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 24% है। एक्विजिशन कॉस्ट आई होप आप सबको पता होगा, इसमें आपकी एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन के एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। तो अगर इसके IPO की डिटेल्स की बात करें, IPO का जो साइज़ इसने रिलीज़ किया है वो है 740 CR। उसमें से जो ऑफर ऑफ सेल है वो है 620 CR। ऑफर ऑफ सेल शायद आपको पता होगा, ऑफर ऑफ सेल होता है कि अगर आपने बिडिंग करी और उसके बाद आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। अलॉट होने के बाद जो लिस्टिंग हुई शेयर्स की स्टॉक मार्केट पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, तो अगर उसमें आपने प्रॉफिट बुक किया और आप उस प्रॉफिट को वहीं बुक करके शेयर्स को सेल कर देना चाहते हो तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है सेल करने का अंडर द ऑफर फॉर सेल। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेश इशू कितना है। फ्रेश इशू है 120 CR। इसका प्राइस बैंड देख लेते हैं, प्राइस बैंड की कितने रेट पर आपको ये मिल जाएगा। इट इज़ 82 to 93 रुपीज़ पर शेयर। सब्सक्रिप्शन रेट इसका 10 जून को ये इसकी बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी, 12 जून को इसकी बिडिंग एंड पे हो जाएगी और 17 एंड 18 जून को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों में से किसी एक पर। पर्पस ऑफ इशू जो कंपनी ने मेंशन कर रखा है दैट इज़ टू मीट द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड टेक इन्वेस्टमेंट एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। अगर बात करें पोस्ट IPO करने के बाद कंपनी की क्या पोजीशन रहेंगी, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने की है वो है प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर की होल्डिंग 0 है। इट मीन्स अगर IPO इशू करने के बाद भी कोई भी ऐसा सफिशिएंट कोई प्रोमिनेंट प्रोमोटर नहीं है जो कंपनी की डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लोगों के हाथ में चला जाता है तो उसमें इनफेक्टिवनेस आने की पॉसिबिलिटीज़ हाई रहती हैं। की फाइनेंशियल्स देखते हैं कंपनी के, क्या की फाइनेंशियल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू देखते हैं। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 में इट वाज 136 CR एंड इन 22 में 380 एंड इन 23 में 501। सो बेसिकली वी कैन से दैट इट इज़ ऑन इंक्रीजिंग रेट। और अगर हम एबिटा की बात करें तो एबिटा अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22 को छोड़ दें तो वो -20 था। वो इसलिए था क्योंकि इट वाज अ कोविड पीरियड एंड ट्रैवलिंग एजेंसी होते हुए ट्रैवल जो था वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया था इंडिया में, तो उसकी वजह से एबिटा अगर आपका इसमें -20% भी है तो इट इज़ नॉर्मल आई थिंक। एंड फाइनेंशियल ईयर 23 में इसने अपना रिकवर किया 18%। एंड अगर इसकी ओवरऑल 2 ईयर की CAGR ग्रोथ देखें तो काफ़ी हाई है इसमें। अब बात कर लेते हैं इसके पैट की, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर इसका देखें हम तो ओवरऑल अगर 2 ईयर्स का CAGR है तो काफ़ी हाई है, 76.2% शो कर रहा है ये। अब बात करते हैं इसकी नेटवर्थ की। अगर इसकी नेटवर्थ देखें तो कीप ऑन इंक्रीजिंग है इसकी फाइनेंशियल ईयर 2021 से, क्योंकि 2021 में 30 थी, 2022 में 343 हुई, फिर 387 हुई 23 ईयर में। एंड अगर इसका 2 ईयर का CAGR परसेंटेज ग्रोथ रेट देखें तो 259.6 है, विच इज़ वेरी डिसेंट। इसने कीप ऑन इंक्रीजिंग किया है, अपनी नेटवर्थ को बढ़ाया है। और अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखें विच इज़ वेरी गुड बिकॉज ये 0.2 है, और ऐसा माना जाता है कि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आपका लेस देन 1 है देन इट मीन्स योर कंपनी हैज़ द डिसेंट पेबैक कैपेसिटी ऑन योर
डेट एसेट्स, आपके जो डेट लाइबिलिटीज़ हैं उनकी जो पेबैक कैपेसिटी है कंपनी की वो काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी हमेशा 25% से ऊपर होनी चाहिए। अगर उससे लेस है दैन इसका मतलब रिटर्न अच्छे जनरेट नहीं हो रहे हैं कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पे इसका रिटर्न ऑन कैपिटल अगर हम सेपरेटली भी देखें फाइनेंशियल ईयर 2021 से, तो 2021 में 25.2 था और उसके बाद ये कीप ऑन डिक्रीजिंग है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसका कीप ऑन डिक्रीजिंग है। सो इट इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर। अब बात कर लेते हैं इसकी रिस्क रिपोर्ट कैसी है। इसकी रिस्क रिपोर्ट में 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको नोट करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि डू लीड रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी हैव रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड्स विद क्लाइंट्स स्टिकीनेस, मतलब कि कोई ऐसा क्लाइंट है जिसके जो इस कंपनी के साथ में बहुत लंबे टाइम से स्टिक हो रखा है। तो ऐसा कोई भी क्लाइंट नहीं है जिसकी जो इससे काफ़ी अटैच्ड है, इसके प्रोडक्ट्स को रेगुलरली यूज़ कर रहा है। तो ऐसा कोई मेजर क्लाइंट नहीं है इसके पास में। और दूसरा ये है कि डज कंपनी हैव अ क्रेडिबल मोट, तो कोई क्रेडिबल मोट नहीं है। मोट का मतलब ये होता है कि आपके पास क्या कॉम्पिटिटिव एज है, क्या कॉम्पिटिटिव ऐसी एडवांटेज है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हो इस ऑनलाइन ट्रैवलिंग एजेंसी मार्केट में। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द मैनेजमेंट इसका प्रोफेशनली मैनेज्ड है। कोई ऐसा प्रोमोटर नहीं है जिसका कोई सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर हो, क्योंकि कोई भी ऐसा ना तो कोई ऐसा फाउंडर है जिसकी 5% से ज़्यादा की स्टेक हो कंपनी में, और ना ही कोई ऐसा प्रमोटर है जिसकी 25% से ज़्यादा स्टेक हो। इसका मतलब ये है कि कंपनी की जो पूरी डिसीजन मेकिंग है वो कंपनी के प्रोफेशनल मैनेजर्स के हाथों में है। उसके अलावा बाहर के किसी भी बंदे की कोई इंटरफेरेंस कंपनी में है नहीं। तो अगर ओवरऑल इसकी पिक्चर देखी जाए तो सबसे जो बैड इंडिकेटर मेरे को लगा वो ये लगा कि इसका जो एक कंसंट्रेशन है रेवेन्यू का जो कंसंट्रेशन है 47% ऑन द ट्रेन बुकिंग्स, ये बहुत ही मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा इचिंग है, क्योंकि अगर आपका रेवेन्यू सिर्फ एक ही सोर्स से आ रहा है और वो भी अप्रोक्सीमेटली 50%, दैन इट इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर। बट यू कैन थिंक एंड वन थिंग यू कैन ऑल्सो ट्रैक, दैट इज़ अ GMP, ग्रे मार्केट प्रीमियम। आप देख लेना इसमें, आप गूगल करोगे उसमें ग्रेट मार्केट प्रीमियम डालना इस कंपनी का, आपको पता चल जाएगा। अगर इसकी प्राइस बैंड से ऊपर चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है इस शेयर की मार्केट में। अगर उससे नीचे चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में बहुत कम इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं। So you can look over there. Thank you so much. It's all about this IPO, and we will come with another IPO detail. Do follow this channel if you want such kind of insights. Thank you.